हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने स्टार्ट की थी सीरीज़ संजीव वर्मा सर की बुक की, तो उसको हमने पूरा जो हमारा एक इंटरनल सेक्टर था वो हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा, एंड देन हमने गवर्नमेंट फाइनेंसेस एंड फाइनेंशियल मार्केट वगैरह वो सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सटर्नल सेक्टर करवाऊंगी। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक्सटर्नल सेक्टर के, उनकी सारी की पीपीटीज़ मैंने बनाकर जो है सारी वो मैं लेकर आ गई हूँ। यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली हैं और सब कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे अच्छे तरीके से, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक वन शॉट में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे जहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल सेक्टर में आओगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा वाई नेशंस ट्रेड। तो वो सिंपल चैप्टर है, उसमें कोई एज इट इज़ टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे और अगर आप बात करोगे ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक्सटर्नल सेक्टर में से, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है, फिर हमारा आ जाता है और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। तो अभी हम जो है आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कंप्लीट वन शॉट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट जो भी एक्सटर्नल सेक्टर के चैप्टर हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे। उसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगी जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे आएगी, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उसके ऊपर एक और वीडियो मैं लाऊंगी। एंड देन हमारी जो संजीव वर्मा सर की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ से तो हमने बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी चीज़ छूटी है, जा रही है, तो वो आप मुझे कमेंट में बताते रहिएगा। नहीं तो मैंने जो भी चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे मैंने मतलब अभी तक आपको कवर करवा दिए हैं। और एक और वीडियो मैंने जैसा कि बताया आपको, एक और वीडियो आएगी तो फाइनल आपकी संजीव वर्मा सर की बुक डन हो जाएगी। उसके बाद आराम से आप इस बुक को पढ़ो, आराम से रिवाइज करो, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज मैंने थोड़ी कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली हैं, बट अभी आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द इकोनॉमिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा, और अपना जिनकी 12th में इकोनॉमिक्स थी उन्होंने भी पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ना, इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मतलब ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हमारी कंट्री एंड जो बाकी नॉन रेजिडेंट के बीच में हो रहे हैं। मतलब हमारी कंट्री का जो वर्ल्ड के साथ जो भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उनके रिकॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही हैं, किसके बीच में, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, एक कंट्री एंड वर्ल्ड के साथ। ठीक है, हमारे साथ जो एक रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके ही रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। मतलब 1 साल हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड का मतलब यहाँ पे 1 ईयर हो गया। ठीक है, तो 1 साल के अंदर जो भी हमारी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हुई है, उनके रिकॉर्ड को ही हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हम बोलें तो वर्ल्ड का जो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो वर्ल्ड का नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, एक दो कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे। एक आता है ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है। देखो, ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे जो देश है, ठीक है, कोई भी कंट्री है, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इंपोर्ट पता है बाहर से सामान को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट पता है कि अपनी कंट्री से बाहर सामान को भेजना। ठीक है, तो जहाँ जिन कंट्रीज में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, उन कंट्रीज को बोलते हैं ये ओपन इकोनॉमीज है। ठीक है, और क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसका कोई भी इकोनॉमिक लिंकेज नहीं होता वर्ल्ड के साथ। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे नॉर्थ कोरिया का। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का भी है बट इतना नहीं है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो इस तरीके की इकोनॉमीज आ गई जिनका वर्ल्ड के साथ बहुत ही कम लिंकेज होता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही अलो रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमने पढ़ा कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करके देना है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, इसको इंडिया में कौन इसका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करके रखता है। तो इंडिया में जो मेंटेन करने वाली बॉडी है, ये मिसप्रिंट हो गया, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो RBI। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो
क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, उसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखता है अपने पास। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन की। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या क्लासिफिकेशन है। अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्लासिफिकेशन की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे दो तरीके के अकाउंट्स आते हैं। एक आता है हमारा करंट अकाउंट, दूसरा आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। और ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखो, जो हमारे करंट अकाउंट में ना आपकी दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपके गुड्स जिनको हम विजिबल बोलते हैं, सर्विसेज जिनको हम इनविजिबल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज वो किसके अंदर आता है, करंट अकाउंट के अंदर। जितना भी ट्रांजैक्शन हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर हुआ है वो सारा हम करंट अकाउंट में रखते हैं। जो भी हम गुड्स बाहर से खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी सर्विसेज हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सारा का सारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, करंट अकाउंट के अंदर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें हम मेंटेन करते हैं। जैसे बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट आया हमारा एफडीआई की फॉर्म में, एफपीआई की फॉर्म में। ठीक है, ये आगे पढ़ाऊंगी मैं कि एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है। ठीक है, अभी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कोई पैसा आया, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। फिर कोई एसेट का ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, वो भी कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। फिर कोई जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, मान लो कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है और उसने जो है बैंकिंग करा रखी है इंडिया में, ठीक है, तो उसका ये चीज़ भी कहाँ पे आएगी, हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो आप याद रखेंगे जब भी आपको कोई पूछेगा कि करंट अकाउंट की क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप बताएंगे करंट अकाउंट में जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि विजिबल एंड इनविजिबल का जो भी अकाउंट है वो सारा का सारा करंट में देखा जाता है। और जो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में हमारा जो असेट का ट्रांजेक्शन है वो हम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट उसमें आता है। और जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो कोई जो है बैंकिंग उनका जो है वो भी हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो बोरिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे एक और ऐड कर लो, मैं लिख नहीं पाई हूँ यहाँ पे। जो बोरिंग, जो पैसा उधार में लिया जाता है, वो भी सारा हम कहाँ पे रखते हैं, कैपिटल अकाउंट में। और ये आपने पढ़ा भी होगा जब हमने वो चैप्टर गवर्नमेंट फाइनेंसेस कवर किया था, वहाँ पे ही हमने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, ठीक है, सो कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर वहाँ पे ही पढ़ा था हमने। बोरिंग और जो लेंडिंग है वो किस में आती है, तो हमने यहाँ पे वहाँ पे भी कवर किया था। अभी भी मैं बता देती हूँ कि जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हमारी जो बोरिंग वगैरह वो भी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट आती है, बैंकिंग आती है, और असेट का जो ट्रांजेक्शन है वो कैपिटल अकाउंट में आता है। करंट अकाउंट में हमारा विजिबल और इनविजिबल। इनविजिबल में हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे हमारी सर्विसेज होंगी, ठीक है, नंबर 1 पे कोई इनकम कमा रहा है वो, ठीक है, और किसी ने हमें जो है कोई ट्रांसफ़र पेमेंट इन द सेंस, ठीक है, यहाँ पे लिख दो ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब क्या होता है कि कहीं फॉरेन से अगर हमें जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, ठीक है, मान लो कल कोई बंदा जो है वो कहाँ पे है, यूएसए में है, और उसको कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है, वो सारा हम कहाँ पे देखेंगे, वो करंट अकाउंट में देखेंगे, कैपिटल अकाउंट में हम उसको नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि कैपिटल अकाउंट में हम क्या देखते हैं और करंट अकाउंट में क्या देखते हैं। अब चलो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट हमारा आता है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, करेंसी मतलब हमारी जो करेंसी रुपी वगैरह हो गया, और कन्वर्टिबिलिटी का मतलब किसी चीज़ को कन्वर्ट कराना। ठीक है, तो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि हम कितनी आसानी से जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसको किसी दूसरी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल ले लो कि हम जो हमारा रुपी है उसको कितनी आसानी से हम जो है जैसे मान लो डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। मतलब एक डोमेस्टिक करेंसी को हम कितनी आसानी से किसी दूसरी इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी का नाम होता है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। अगर हम बात करेंगे, अभी हम पढ़ के आए करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, मैंने अभी पढ़ाया आपको। तो अगर हम बात करें करंट अकाउंट के केसेस में जो कन्वर्टिबिलिटी है, पैसे को जो कन्वर्ट कराना होता है वो कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी करंट अकाउंट के केसेस में। बट दूसरा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे कि अगर हम कैपिटल अकाउंट में अगर वहाँ पे हमें पैसे को कन्वर्ट कराना हो तो वहाँ पे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है, यानी कि हमारे पास पूरी कन्वर्टिबिलिटी नहीं है कैपिटल अकाउंट के केसेस में। बट अगर हम बात करें करंट अकाउंट के केस में तो करंट अकाउंट के केस में हमारी कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी है। ठीक है, तो ये मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला तो आपको पता होना चाहिए करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, देन आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट के केस में इंडिया में कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी है, बट ऑन द अदर हैंड कैपिटल अकाउंट के केसेस में इंडिया में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सचेंज रेट। क्या होता है एक्सचेंज रेट, अब इसको हम समझते हैं। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है वो रेट जिस पे एक होम करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है फॉरेन करेंसी के लिए, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब ऐसा रेट, एक्सचेंज रेट का मतलब ऐसा रेट जिसमें जो होम करेंसी है उसको कन्वर्ट किया जाए फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाए, उसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट, ठीक है। जैसे मान लो हमारा जो रुपी है, आपको पता है कि हमारा जो रुपी है वो किसके इक्वल है। सो इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि जो हमारा $1 होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा 80 रुपीज़ के बराबर। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं एक्सचेंज रेट। इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो डॉलर के कंपैरिजन में कितना है, मतलब इंडिया में जो हमारा 80 रुपीज़ है वो डॉलर में कितने होते हैं, $1 होता है। आई समझ में बात। तो मतलब एक्सचेंज रेट हम क्या देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो क्या रेट है जिसपे होम करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी फॉरेन करेंसी में, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी कर लिया कि हमारा जो $1 है वो किसके इक्वल होगा, 80 रुपीज़ के इक्वल होता है, और ये एग्जाम्पल है एक्सचेंज रेट का ही, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एक्सचेंज रेट को कौन डिसाइड करता है कि हमारा $1 जो है वो 80 रुपीज़ के बराबर है, इसको डिसाइड करने की किसके पास जिम्मेवारी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा जो डॉलर है वो 80 रुपीज़ के इक्वल है। तो देखो जो एक्सचेंज रेट होता है ना, इसको या तो ये आइदर पैक्ड और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या फिर मार्केट। जो एक्सचेंज रेट होता है ना वो दो प्रकार का होता है, या तो वो फिक्स्ड होता है या तो मार्केट डिटरमाइंड। देखो फिक्स होगा तो फिक्स को कौन देखेगा, अगर फिक्स एक्सचेंज रेट होगा तो उसको हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो देख लेगा, ठीक है। अगर हमारा मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट है तो मार्केट डिटरमाइंड मतलब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केट के ऊपर इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मार्केट में उस करेंसी की क्या वैल्यू चल रही है, और उसी तरीके से जो है हमारा एक्सचेंज रेट भी उन करेंसीज का आएगा, ठीक है। अब हमारे एक्सचेंज रेट ना दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखो एक फुल फ्लोट एक्सचेंज रेट होता है और दूसरा नेक्स्ट भी पढ़ते हैं हम। पहले देखो फुल फ्लोट क्या होता है। देखो ये एक्सचेंज रेट उन इकॉनमीज में होता है जहाँ पे कैसी इकॉनमी है, मार्केट डिटरमाइन, मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें मार्केट देख रही हैं, यानी कि वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है उसका कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट। तो मार्केट किसकी वजह चलती है, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसकी जो वैल्यू है वो भी करेंसी की तय होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसमें आप याद रखेंगे कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका कोई रोल नहीं होता, उसी को बोलते हैं फुल फ्लोट। तो फुल फ्लोट में क्या होता है, मतलब ये एक्सचेंज रेट कौन, फुल फ्लोट में एक्सचेंज रेट कौन तय कर रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो कौन तय कर रहा है, मार्केट, ठीक है। और मार्केट किसके ऊपर, ठीक है, मार्केट किसके बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है, कि उस जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड एंड सप्लाई कैसी है हमारी होम कंट्री में, और इसमें क्या सेंट्रल बैंक का रोल होता है। तो याद रखना है इसमें जो सेंट्रल बैंक का रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये है हमारा फुल फ्लोट एक्सचेंज रेट, जहाँ पे पूरा का पूरा जो एक्सचेंज रेट है उसको मार्केट कंट्रोल करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा दूसरा आता है वो है मैनेज एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, ये जो है एक रिसेंट ओरिजिन की टर्म है और इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे इंडिया भी इसी को यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्सचेंज रेट क्या होता है, यहाँ पे भी जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट डिटरमाइन होता है। बट क्या करता है यहाँ पे बैंक, जब कोई करेंसी जो है हमारे पास कम है, जैसे डॉलर कम है या रुपी जो है वो कम है, या रुपी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है हमारे मार्केट में, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मैनेज एक्सचेंज रेट। सो मैनेज एक्सचेंज रेट में मैं क्या बता रही थी आपको कि हमारी जो मैनेज एक्सचेंज रेट होता है, यहाँ पे भी जो एक्सचेंज रेट होता है वो मार्केट ही तय करती है, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट इंटरवेंशन कौन करता है, सेंट्रल बैंक भी करता है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक का भी जो है इनडायरेक्ट तरीके से इंटरवेंशन होता है। तो हमने एक्सचेंज रेट पढ़ा, एक्सचेंज रेट में हमने क्या पढ़ा कि एक्सचेंज रेट ऐसा रेट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो होम करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के मुकाबले कितनी है। उसके बाद हमने पढ़ा फुल फ्लोट ऐसा एक्सचेंज रेट होता है जो एक्सचेंज रेट तय किया जाता है मार्केट के द्वारा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, मैनेज एक्सचेंज रेट। मैनेज एक्सचेंज रेट क्या है, यहाँ पे भी मार्केट डिटरमाइंड होता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होती है कि यहाँ पे बैंक भी जो है वो इंडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सचेंज रेट, फुल फ्लोट, मैनेज एक्सचेंज रेट को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा एक्सटर्नल सेक्टर में, कि आपको पता होना चाहिए कि एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एप्रिसिएशन ऑफ रुपी क्या है। एप्रिसिएशन ऑफ रुपी का मतलब होता है जब हमारी जो इंडियन रुपी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है रिलेटिव टू ए फॉरेन करेंसी, यानी कि इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ गई और जो फॉरेन करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, जैसे कि यूएस डॉलर। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी ये अच्छे से समझ आएगा, मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा रुपया जब भी एप्रिसिएशन होता है ना, तो हमारा रुपया क्या है वो मजबूत हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अभी हमें जो है कम रुपीज चाहिए होंगे फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए। देखो कैसे, अभी मान लो जो एक्सचेंज रेट है वो डिक्रीज किया है। पहले हमारा $1 किसके बराबर होता था, 86 के बराबर। अब मान लो हमारा रुपया मजबूत हो गया, तो अब हमारा रुपया मजबूत हुआ है, तो अब जो डॉलर है इसका मतलब डॉलर कमजोर हुआ है। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी कोई करेंसी जो है वो क्या होगी, एप्रिसिएट करेगी, उसके कंपैरिजन में जो दूसरी करेंसी होगी वो डेप्रिसिएट की होगी, तभी दूसरी करेंसी ने एप्रिशिएट किया होगा। मतलब जब भी एक करेंसी एप्रिशिएट करेगी, आप याद रखना, जैसे रुपी अगर एप्रिशिएट करेगा तो उसका मतलब डॉलर कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट किया। तो एक करेंसी जब एप्रिशिएट करती है तो दूसरी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट करती है, तभी एक करेंसी जो है एप्रिशिएट कर पाती है। तो अब आपने देखा कि हमारा जो पहले क्या था कि $1 86 के इक्वल था, लेकिन अब $1 83 के इक्वल हो गया, क्योंकि हमारे जो रुपये की वैल्यू है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो पहले जो रुपया कमज़ोर था, हमें $1 के बदले 86 रुपीज़ देने पड़ते थे, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 83 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा रुपया अप्रिशिएट करता है तो हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसका मतलब रुपया ने अप्रिशिएट किया है। ठीक है, इसके जो बेनिफिट हैं, हमारे जो है इंपोर्ट जो हैं वो सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हमारे इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, देखो मान लो ये हमने कुछ सामान बाहर से मंगवाया है। ठीक है, अब हम जब भी सामान बाहर से मंगवाते हैं तो किस में पे करते हैं, डॉलर्स में। ठीक है, तो पहले डॉलर 86 रुपीज़ का था, अभी डॉलर 83 रुपीज़ हो गया है। ठीक है, पहले हमारा $1 इज इक्वल टू 86 था, अभी हमारा जो है जो $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज़ था, अभी हमारा जो $1 है वो 83 रुपीज़ के इक्वल हो गया। तो जब ये डिक्रीज़ हुआ है तो हम जो इंपोर्ट करते हैं वो किस में करते हैं, डॉलर में इंपोर्ट करते हैं, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कम रुपए देंगे। ठीक है, पहले हम उसी के बदले 86 देते थे, अभी 83 देंगे, तो हमारे इंपोर्ट्स क्या हो गए, सस्ते हो गए। ठीक है, दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा हमारी। ठीक है, तीसरा हमारा फॉरेन डेट, देखो हम बाहर से कोई भी उधार लेते हैं वो डॉलर की फॉर्म में लेंगे, तो अब क्या हुआ है, हमारा रुपया अप्रिशिएट कर चुका है। जब रुपया अप्रिशिएट कर चुका है, 83 हो चुका है, तो हमारा जो फॉरेन डेट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सेम जैसे हमने एप्रिसिएशन ऑफ रुपी पढ़ा, वैसे ही हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि हमारे इंडियन जो रुपी है उसकी वैल्यू फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट डिक्लाइन हुई है, कम हुई है। प्राइमरली यूएस डॉलर के कंपैरिजन में ही हम ज़्यादातर चीज़ों को देखते हैं। हम क्यों देख रहे हैं यूएस डॉलर की टर्म्स में, क्योंकि हम मैक्सिमम जो भी ट्रेड वगैरह करते हैं, जो भी इंटरनेशनल करेंसी है वो यूएस डॉलर में ही मैक्सिमम चलता है, तो इसीलिए यूएस डॉलर के कंपैरिजन में ही हम अपने इंडियन रुपी को कंपेयर करते हैं। तो डेप्रिसिएशन मतलब हमारा रुपया क्या, जहाँ पे रुपया जो था वो गिर चुका है, तो रुपया गिर चुका है, इसका मतलब अभी हमारा रुपया कमज़ोर हो चुका है, अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रुपीज़ चाहिए होंगे अगर फॉरेन करेंसी को खरीदना है। तो हमने पहले भी एग्जाम्पल डिस्कस किया, तभी मैंने एग्जाम्पल आया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले क्या था हमारा कि $1 इज इक्वल टू 83, अभी हमारे $1 इज इक्वल टू 90 पहुँच गया, हमारा 90 रुपीज़ पहुँच गया। तो यानी कि हमारा रुपया डेप्रिशिएट कर चुका है। पहले हमारा रुपया 83 पे था, अभी हमारा रुपया 90 हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इससे क्या होता है, जब भी हमारा रुपया कमज़ोर होता है तो बेनिफिट क्या होता है कि एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा तो हमारी जो डोमेस्टिक टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल याद रखना है कि जब भी हमारा रुपया डेप्रिशिएट करेगा तो हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बूस्ट होगी और हमारा डोमेस्टिक जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो भी बूस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या होता है, सबसे पहले जब भी आप समझते हो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब भी क्या है, करेंसी का डेप्रिशिएट करना। जैसे हमने पढ़ा करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, वैसे ही डीवैल्यूएशन ऑफ
रुपये का मतलब भी क्या है कि करेंसी ने डेप्रिशिएट किया है, बट ये जो डेप्रिसिएशन होती है ना, ये मार्केट की वजह से नहीं हुई होती है, ठीक है। इसको यहाँ तो गवर्नमेंट या तो आरबीआई के डिसीजन की वजह से हुई है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक डेलिब्रेटिव मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन होता है, जानबूझकर हम जो है रुपये की वैल्यू गिराते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट गिराती है या आरबीआई, ताकि जो है हम इंडियन रुपये की वैल्यू कम कर सकें अगेंस्ट मेजर फॉरेन करेंसी अंडर ए फिक्स्ड या फिर सेमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। तो हम जानबूझकर रुपये की वैल्यू गिराते हैं, क्योंकि मान लो जो रुपये की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा, जो मार्केट में रुपये की बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। तो जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है वो क्या करेगा, डॉलर्स डालेगा उस टाइम पे, ठीक है, ताकि जो रुपये की डिमांड है वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये डिवैल्यूएशन ऑफ रुपये, आपने बस इतना ही याद करना है कि यहाँ पे भी जो है रुपये का डेप्रिसिएशन होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, इसको जो है ये मार्केट की फोर्सेस की वजह से नहीं होता है, इसको गवर्नमेंट या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इसको जो है जानबूझकर जो है रुपये को डिवैल्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होती हैं? देखो, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो हमारे नेशन के सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, और हमारा नेशन का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसने अपने पास रखे होते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। मान लो कल को हमारे पास हम जो भी ट्रेड करते हैं, आपको पता है हम जो भी ट्रेड करते हैं उसको हम कैसे पे करते हैं, ठीक है। तो हम जब भी बाहर से कोई चीज़ को खरीदते हैं तो बदले में हमें उनको रुपया देना होता है ना, तो रुपये में तो ट्रेड होता नहीं है, तो हम फॉरेन करेंसीज रखते हैं, जैसे डॉलर वगैरह कुछ रखते हैं। फिर अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम थोड़ा गोल्ड वगैरह रखते हैं, या फिर अदर इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ अपने पास रखते हैं, ताकि कल को हमारे पास कोई भी जो है कुछ भी हमें चीज़ों को खरीदना या बेचना है तो हमारे पास कुछ फॉरेन करेंसी होनी चाहिए ना, तो उसी को बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व ऐसे एसेट जो नेशन के सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्यों रखे होते हैं? क्योंकि हम कल को बाहर से ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन फॉरेक्स रिजर्व से पैसा जो है वहाँ पे जो भी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेशन की करेंसी को स्टेबलाइज करने में। अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो फॉरेन करेंसी तो चाहिए, क्योंकि इंडियन करेंसी में ट्रेड थोड़ा ना होता है। तो फॉरेन करेंसी का जो ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसके बाद ये जो है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, जो भी हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे जो भी फाइनेंशियल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है उसको फुलफिल करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पास ये फॉरेक्स रिजर्व। और फॉरेक्स रिजर्व में जो भी हमने पैसा रखा होता है वो 4 टाइप्स में रखा होता है। सो नेक्स्ट, फॉरेक्स रिजर्व में जो पैसा रखा होता है वो किस किस फॉर्म में रखा होता है? तो हमारे फॉरेन करेंसी एसेट्स, देन गोल्ड रिजर्व रखा होता है, फिर शॉर्ट हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एंड देन हमने रखा होता है रिजर्व ट्रांचे पोजीशन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसमें पैसा प्राइमरली कौन कौन से एसेट्स में है? तो हमारा फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांसे पोजीशन, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वहाँ पे पूछा गया है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनमें पैसा किस किस तरीके से रखा जाता है। तो देन आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से रखा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसको मैंने ऐसे चार्ट की फॉर्म में लाया है ताकि आपको एक तो डेफिनेशन क्लियर हो जाए, देन आपको सारी चीज़ें इसके बारे में पता चल जाए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, मतलब फॉरेन से डायरेक्ट तरीके से जब इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया में तो उसको हम एफडीआई बोलते हैं। इसके वर्ड में ही लिखा है, ठीक है। फॉरेन मतलब बाहर से, डी जो है वो डायरेक्ट के लिए, मतलब फॉरेन से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी उसको बोलेंगे एफडीआई। और दूसरा आता है एफपीआई। एफपीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि यहाँ पे भी जो है वो फाइनेंशियल एसेट में ही जो है इन्वेस्ट किया जाता है, बट कैसे? स्टॉक्स और बॉन्ड्स की फॉर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक बार मीनिंग क्लियर कर लेते हैं क्या होता है। एक मिनट, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स करते हैं, किसके अंदर? हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। जो भी हमारी कंट्री में
इंटरप्राइज है उसके अंदर जो फॉरेन से लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे भी इन्वेस्ट ही किया जाता है पैसा, बट वो किस फॉर्म में, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की फॉर्म में इन्वेस्ट किया जाता है। तो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हमने पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे, ठीक है। आगे आता है कि जो इन्वेस्टर्स का रोल क्या है। देखो यहाँ पे जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो भी लोग पैसा सबमिट करवाते हैं या जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट कराते हैं वो एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब वो एक्टिव होकर इंडिया में काम करते हैं। लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं ये पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब ये जो है अपना पैसा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और हमने पढ़ा ये स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की फॉर्म में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरीके के ये होते हैं पैसिव इन्वेस्टर। उसके बाद जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डायरेक्ट तरीके से होती है, लेकिन अगर हम बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इनडायरेक्ट तरीके से होती है, ठीक है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे हाई कंट्रोल होता है, यहाँ पे जो है बहुत ही कम कंट्रोल होता है, ठीक है। और अगर हम टर्म की बात करें तो हमने पढ़ा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जबकि हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो क्या है, एक शॉर्ट तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपको समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एफिशिएंटली मैनेज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना एफिशिएंट तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो बेसिकली फिजिकल एसेट्स यानी कि रोड्स वगैरह पे इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, फिजिकल एसेट्स पे कर दी। यहाँ पे जो है जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो फाइनेंशियल एसेट्स पे होती है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगा लिया वहाँ पे एंट्री और एग्जिट करना डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ पे ईजी रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे फंड का ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी, जब भी कोई देश बाहर से कोई पर्सन आया, देखो फॉरेन से कोई भी लोग आएंगे जब भी, वो क्या करेंगे अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, ठीक है, और रिसोर्सेज लेकर आएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से ये फ़ायदे हो जाते हैं कि फ़ंड को ट्रांसफ़र हो जाता है, टेक्नोलॉजी मिल जाती है, बाहर की रिसोर्सेज मिल जाते हैं। जबकि हम बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, हमारी कंट्री में क्या होता है, पैसा आता है, ठीक है, कैपिटल इनफ्लो होता है फॉरेन कंट्री से, ठीक है। अगर हम बात करें कि किस में ज़्यादा रिस्क है तो हमें जो है ज़्यादा फ़ायदा किस में रहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हमने पढ़ा यहाँ पे जब भी बाहर से कोई पर्सन इन्वेस्ट करेगा पैसा वो लॉन्ग टर्म के लिए करेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे बहुत ही वॉलेटाइल, कोई पता नहीं है कब उसने, जिस पर्सन ने पैसा लगाया बस उसको लगा कि हाँ कंट्री के हालात अब ख़राब होने वाले हैं, वो पहले ही हमारे कंट्री से भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही देर तक रहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एफडीआई और एफपीआई का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, एंड ये भी समझ में आ गया होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखो मैंने आपको एक्सचेंज रेट करवाया, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि हमारी होम करेंसी की वो रेट, जिस रेट पे हमारी जो होम करेंसी है वो फॉरेन करेंसी से फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज हो रही है, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम जो डिफरेंट करेंसीज हैं उनको लेते हैं, उनकी वैल्यू को लेते हैं और फिर अपनी जो करेंसी है उसके साथ क्या करते हैं, उनको मेज़र करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि हमारा क्या ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पे रीड में याद रखना हम इन्फ्लेशन को नहीं लेते हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो रीड में क्या है कि हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट लेते हैं, इसके अंदर हम जो भी हमारा ट्रेड वगैरह हुआ है उसका पूरा वेटेड एवरेज लेते हैं एंड एक्सचेंज रेट्स लेते हैं। किसके एक्सचेंज रेट लेते हैं, जो भी हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, जैसे हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, हम ज़्यादातर ट्रेड यूएस डॉलर में कर रहे हैं, पाउंड स्टर्लिंग में, यूरो में, जापानीज येन में, ठीक है। तो इन सारी करेंसीज को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनके साथ पूरा उसको जो है उसको एक वेट तरीके से करते हैं, ठीक है, पूरा ट्रेड वॉल्यूम देखते हैं, देन हमारा रीड निकल के सामने आ जाता है। और नीर में हम क्या करते हैं, नीर में हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं, करते वही हैं कि हम सारी करेंसीज को लेते हैं एंड सारी करेंसीज के साथ अपनी करेंसी को क्या करते हैं, एक तरीके से
उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो भी जिन जिन करेंसीज के साथ हम मैक्सिमम ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं अपनी करेंसी को, और उसके बाद हम उसको एक यहाँ पे अपनी करेंसी को एक ट्रेड वेटेड एवरेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीर में क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो नीर एंड रीर है इसके बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। सो वो क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो कल को रीर बढ़ा या फिर कल को नीर बढ़ा, ठीक है। नीर या रीर के बढ़ने का मतलब क्या होता है, हमारे रुपये ने क्या किया है, अप्रिशिएट किया है, ठीक है। रुपये ने क्या किया है, अप्रिशिएट किया। चाहे रीर बढ़े चाहे नीर बढ़े, कि करेगा क्या, रुपी अप्रिशिएट, ठीक है। और इसका अपोजिट अगर हम जाएं, अगर हमारा रीर कम हुआ है, नीर हमारा कम हुआ है, यानी कि इसका मतलब रुपये ने क्या किया है, डेप्रिशिएट किया है। तो ये याद रखना है आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कि अगर रीर बढ़ा है, नीर बढ़ा है, यानी कि रुपया अप्रिशिएट किया है। अगर नीर कम हुआ है, रीर कम हुआ है, यानी कि रुपये ने डेप्रिशिएट किया है, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, जैसे रीर बढ़ा, नीर बढ़ा। इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि जो नीर एंड रीर है इसमें आपको बेसिकली हम यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ इसको निकालते हैं, बट आपको सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है, इतना आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बट हाँ, आपको एक बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि नीर क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, नीर और रीर में हम क्या करते हैं, जो करेंसीज की वैल्यू है उनको मेज़र करते हैं, ठीक है। मैं आपको बना के भी बता देती हूँ, इस तरीके से हम ऐसे टेबल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हैं उनको लिख देते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे डॉलर आ गया, यहाँ पे पौंड आ गया, यहाँ पे हमारा यूरो आ गया, यहाँ पे जेन आ गया, ठीक है, इस तरीके से। और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि इस किस करेंसी की कितनी वेटेज है। मान लो इसकी 11 है, इसकी 12 है, इसकी समथिंग 4 है, 5 है, ठीक है। और फिर हम इसको निकालते हैं, ठीक है। इतना आपको जाना नहीं है, आपको सीधा याद रखना है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो वैल्यू है करेंसीज की उनको मेजर करते हैं, ठीक है। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट करते हैं, जो वेटेड एवरेज सेवरल फॉरेन करेंसीज है उनके अगेंस्ट, ठीक है। वो उन सारी वैल्यूज को हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नीर एंड रीर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।